देख रहे हो सब। बोलो, अब क्या करना है? पापा, छत का मामला है। मैं तो बोल रहा हूँ किसी ठेकेदार को बुला लो। ठेकेदार को बुला लो? पैसे कौन देगा? मैं क्यों दूं? पिछली बार एसी ठीक कराने के मैंने दिए थे। हाँ दिए थे, और फिर पूरे महीने रसीद दिखाकर परेशान किया था। बस करो यार, छत टपक रही है, पानी का लोटा रखा है, इतना ही तो है। जब तक बरसात है टपकेगा, बरसात खत्म होगी अपने आप बंद हो जाएगा। अरे बाप रे, ये कैसी बात हुई प्रिया? अपने आप कुछ नहीं बंद होता। मैं कहती हूँ मिस्त्री को बुलाओ। मम्मी, आपको हर चीज का तुरंत इलाज चाहिए। अरे थोड़ा सब्र करो। सब्र? 3 महीने से यही टप टप चल रही है। तुम सबको कुछ कहता हूँ तो कोई सुनता नहीं। सुनते क्यों नहीं पापा? हमने कहा ना ठेकेदार बुलाओ। पैसे कहाँ से लाऊं ठेकेदार के? मैं तो कहती हूँ पुरानी छत है, गिरेगी तो सब ठीक हो जाएगा, नया मकान बनेगा। प्रिया क्या बकवास कर रही हो? बस, मैंने फैसला कर लिया। क्या? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? पता नहीं। गोविंद गुस्से में बाहर निकल गया। गोविंद के जाने के बाद घर में मानो सन्नाटा पसर गया था, लेकिन वो सन्नाटा ज्यादा दिन नहीं टिका। असल मुसीबत आई एक सुबह, जब नल से पानी की जगह सिर्फ हवा निकलने लगी। मोटर ने दम तोड़ दिया था। हाय भगवान, पानी बंद! कोई तो देखो मोटर क्या हो गई। क्या? पानी बंद? अब मेरी मीटिंग है 10 बजे, नहा भी नहीं सकता। मोटर खराब है शायद, देखता हूँ। संजय ने चेक किया। मोटर के तार जल चुके थे। पुरानी मोटर थी, अब ठीक नहीं होने वाली थी। चारों इकट्ठे हो गए। क्या हुआ? पानी क्यों नहीं आ रहा? पापा, मोटर गई, नई लगानी पड़ेगी। सबमर्सिबल लगाओ, एक बार का खर्चा है, लॉन्ग टर्म में सही रहेगा। पानी की टेंशन खत्म। सबमर्सिबल का खर्चा 15-20 हजार का है। नॉर्मल मोटर 5-6 हजार में आ जाएगी, बिजली भी कम लगेगी। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तुम लोग कमाते हो, तुम लोग डिसाइड करो। मैंने तो कह दिया। 1 मिनट वेट करो, अगले महीने मेरे बैंक का बोनस आ रहा है, तब देखेंगे। अभी हाथ खाली है। प्रिया ने एक शब्द नहीं कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि पानी है या नहीं। वो निकल गई। बाकी लोग वहीं खड़े एक दूसरे की तरफ देखते रहे। तो अब क्या करें? मैं कह रहा हूँ सबमर्सिबल। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल। मैं कह रही हूँ वेट करो। मैं कहती हूँ कोई काम तो करो, हाथ से पानी भरवाना पड़ेगा क्या? हाथ से ही पानी भरवाना पड़ा। 2 दिन तक लोग बाल्टियां लेकर पड़ोस के नल पर भागते रहे। तीसरे दिन मीरा जी खुद ही घर आ गई। शारदा जी, सुना मोटर खराब है, 2 दिन हो गए, अब तक क्यों नहीं लगवाई? क्या बताऊं मीरा जी, घर में 4 कमाने वाले हैं, पर एक फैसला नहीं हो पाता। कोई कुछ कहे, कोई कुछ। शारदा जी, तुम्हारे घर तो काम कोई नहीं करता, सब अपनी अपनी गागर में सागर बने बैठे हैं। शारदा ने कुछ नहीं कहा। मीरा चली गई और घर में वही खींचतान जारी रही। 5 दिन बीत गए। 5 दिन लोग बाल्टियों पर निर्भर रहे। 6ठे दिन संजय का धैर्य टूटा। बस, अब बहुत हुआ, मैं ले आता हूँ नॉर्मल मोटर। अरे रुक तो जा। रुकने से क्या होगा? तुम तो सबमर्सिबल लगाओ। नेहा को बोनस चाहिए, पापा के पास पैसे नहीं है, मैं खुद ले आता हूँ। मेरा दोस्त है, वो फिट भी कर देगा। संजय ने बिना किसी और की राय लिए मार्केट से नॉर्मल मोटर खरीद ली। उसके दोस्त ने आकर फिट भी कर दी। सबने राहत की सांस ली। 2 दिन तक सब ठीक रहा। तीसरे दिन जोर की आवाज हुई और मोटर ने काम करना बंद कर दिया। ये क्या हो गया? अभी तो लगाई थी। मैंने कहा था नॉर्मल मोटर प्रेशर के हिसाब से फिट नहीं होगी। यहाँ पानी जमीन से 40 फीट नीचे है। तूने पूछा क्या? तू तो सबमर्सिबल के पीछे पड़ा था, मैंने सोचा पैसे बचाऊं। देखा, तुम लोगों की अपनी अपनी सुनने की वजह से कितना नुकसान हुआ। पहले 5,000 की मोटर लाई, वो खराब। अब सबमर्सिबल लगानी पड़ेगी, 2 गुना खर्चा होगा। मैंने तो कहा था वेट करो, मेरा बोनस आता तो समरसिबल लगवा लेते। किसी ने मेरी सुनी? तेरी सुने कौन? तू हर चीज में टाल मटोल करती है, और तू हर चीज में बड़ा खर्चा करता है। रोज का झगड़ा, तय कर लो क्या करना है। रोज का झगड़ा, रोज की टाल मटोल, रोज का नुकसान। मेरा बाप भगवान है जो मैं अभी तक पागल नहीं हुआ। इसी बीच गोपाल आ गए। दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। तुम लोगों को जो चाहिए फाइनल बोलो, वरना ऐसे ही मरते रहोगे। एक छोटी सी मोटर का फैसला नहीं हो पाया, 5 दिन बर्बाद किए, और अब दुगने पैसे दोगे, समझे या नहीं? सब चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाया। समरसिबल लगी 16,000 में।
नॉर्मल मोटर के 5,000 जल गए। कुल मिलाकर नुकसान 21,000 और 10 दिन की बर्बादी। मोटर वाले इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद नई मुसीबत आई। माँ शारदा के कमरे की छत से पानी टपकने लगा। पहले तो छोटी बूंदें थीं, धीरे धीरे वो रिसाव में बदल गईं। ये छत फिर टपक रही है, कब तक लोटा रखूं? 500 रुपए में चूना लगा दो, काम हो जाएगा। मामूली सी दरार है। 500 रुपये में कुछ नहीं होगा पापा, वाटर प्रूफिंग करानी पड़ेगी। 15,000 में हमेशा का काम हो जाएगा। मेरा कॉन्ट्रैक्टर दोस्त है, वो 8,000 में कर देगा, मुझे भरोसा है। अभी मत करो, अगले महीने मेरी सिस्टर की शादी है, मुझे पैसे चाहिए, इतना बड़ा खर्चा अभी नहीं झेल सकती। जो करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि तू इस कमरे में नहीं सोती। तेरा कमरा दूसरी तरफ है, तुझे पानी नहीं टपकता। तू नहीं देखती माँ रोज रात को कैसे तकिए पर आंसू गिराती है। रहने दो बेटा, मैं देख लूंगी, तुम सब अपना देखो। शारदा ने किसी से कुछ नहीं कहा। 3 हफ्ते बीत गए, कोई काम नहीं हुआ। किसी को फर्क नहीं पड़ा कि माँ के कमरे में सीलन बढ़ रही थी। अरे शारदा जी, तुम्हारी छत तो गिरती दिख रही है। तुम्हारी बहुएं कमाती हैं पर तुम्हारा दर्द नहीं समझती। क्या करूं मीरा जी, रो रो कर आंखें सूख गईं। अब तो मैं भी चुप ही रहती हूं। 3 हफ्ते लेकिन कोई फैसला नहीं। फिर एक रात आई तेज बारिश। पानी का दबाव इतना बढ़ा कि छत सचमुच गिरने लगी। प्लास्टिक के टुकड़े टप टप गिरे। शारदा चीखते हुए उठी। सुबह तक पूरा कमरा तबाह था। मेरा सब कुछ खराब हो गया। मेरे कपड़े भीग गए, मेरे पुराने पेपर, फोटो एल्बम, तुम्हारे बचपन की तस्वीरें सब खराब। मम्मी रुको, देखता हूँ क्या बचाया जा सकता है। अब क्या बचाओगे? तुम सब कमाते हो, चारों कमाते हो, पर गुरूर इतना कि घर को जहर बना दिया। मैं तुम्हारी माँ हूं, मेरे पास अब अपने कपड़े भी नहीं बचे। गोविंद ने दरवाजे पर आकर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। पूरा कमरा कीचड़, टूटा प्लास्टर, भीगे कपड़े, फटी तस्वीरें। अब 40,000 लगेंगे वाटर प्रूफिंग में। सारा कमरा फिर से बनाना पड़ेगा। मैंने तो कहा था मेरा कॉन्ट्रैक्टर दोस्त 8,000 में कर देगा। अब 8,000 की क्या बात कर रहा है? 15,000 में वाटर प्रूफिंग बेहतर है, मैंने पहले ही कहा था। बस अब रोने से क्या होगा? अब काम करो, नहीं तो माँ को भी बेघर होना पड़ेगा इसी घर में। सब चुप हो गए। मोटर और छत के बाद अब नई मुसीबत थी, तनु का स्कूल एडमिशन। मैंने सोच लिया है, एसी स्कूल, इंग्लिश मीडियम। 1 साल की फीस 1.5 लाख, वही बेस्ट है। तनु को एयर कंडीशन क्लास में पढ़ना चाहिए। 1.5 लाख? पागल हो गई हो? गवर्नमेंट स्कूल बेहतर है, फीस बचेगी, पैसे की जरूरत घर में है। बिल्कुल गलत। मेरे दोस्त का बच्चा डीपीएस में पढ़ता है, वही दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल है। मैं तनु को डीपीएस में ही डालूंगा। पहले ये तय करो कॉमन फंड से दोगे या खुद से। मेरा कंट्रीब्यूशन पहले से ही ज्यादा है, मैंने पिछले महीने फ्रीज के दिए थे। तुम लोग डिसाइड करो। बच्चे को देखना चाहिए, लेकिन मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, यानी तुम लोगों से। अब तुम ही बताओ क्या करना है। कोई फैसला नहीं हुआ। तनु रोज पूछती, मम्मी मेरे दोस्त स्कूल जा रहे हैं, मैं कब जाऊंगी? नेहा की आंखें नम हो जाती। उसके पास अकेले 1.5 लाख नहीं थे, संजय के पास भी नहीं था। मैं दे चुका। सरकारी में भेजो। बाप बीच में बेबस खड़ा रहता। आखिरी तारीख निकलने वाली थी। घर में सन्नाटा था। एक रात सब सो गए पर शारदा नहीं सोई। वो सोचती रही कितना साधारण सा काम है एक बच्चे का स्कूल, लेकिन यहाँ कोई कर नहीं रहा। और फिर एडमिशन की तारीख निकल गई। आखिर तारीख निकल गई, ये क्या हो गया? मैंने कहा था डीपीएस, तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। तूने मेरी नहीं सुनी। पहले फंड डिसाइड करो तो बात करो। मैंने कहा था गवर्नमेंट, तो आज तक एडमिशन हो जाता। आखिरकार नेहा ने प्राइवेट स्कूल से बात की। वहां लेट फीस और डोनेशन दोनों। अब 1.5 लाख नहीं 2.5 लाख चाहिए थे। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी का फ्यूचर खराब कर दिया तुम सबने। सिर्फ अपनी अपनी सुनते रहे, एक छोटा सा एडमिशन नहीं करवा सके। सुन गोविंद, तेरी बीबी को ही घर की जिम्मेदारी दे, वरना आगे और बड़ा नुकसान होगा। तेरे बेटे बहुओं को अपने सिवा किसी की सूझती नहीं। गोविंद ने सिर हिलाया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और नेहा के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। मैं भी कमाती हूँ, अपने लिए क्या गलत है? तनु का स्कूल नहीं करवा सकते तो मैं अपना ख्याल रखूंगी। ये लो 15,000 का मेकअप सेट मैंने मंगवा लिया। 15,000? एडमिशन के पैसे नहीं थे तेरे पास और मेकअप 15,000? तुम लोगों के पास भी तो नहीं थे ना?
जब बोलती हूँ तो कोई सुनता नहीं। अब देखो अपना काम। राजेश ने ये देखा तो उसकी जलन जाग उठी। उसने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। नया फोन और नया लैपटॉप इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कम से कम मेरा तो काम आएगा। सब अपना अपना कर रहे हैं, मैं भी करूँगा। हाँ दोस्त, अब वो बिजनेस डील पक्की कर, बड़ा प्रॉफिट है। उस डील में बाद में लॉस हुआ। सिर्फ प्रिया चुप थी। वो अपनी सैलरी बचाती और मायके भेजती रही। गोविंद को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि किसी को किसी से कुछ कहना नहीं था। शारदा देखती रही, दिल जलता रहा, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शारदा, तू चुप क्यों है? तेरा घर जल रहा है। देख नहीं रही, बच्ची का स्कूल गया, पैसे उड़ रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, तू आवाज उठा। अब उठाऊंगी मीरा जी, बस एक मौका और चाहिए। वो मौका आया लिविंग रूम की रेनोवेशन के साथ। सबने हाँ कर दी, पर फिर से वही कोई डिजाइन तय नहीं, कोई बजट तय नहीं। ये सोफा ले आया 25,000 का, बहुत शानदार है। लेकिन सोफा सिर्फ लिविंग रूम के साइज से बड़ा था, दरवाजा खुलता तो उससे टकराता। मेरे दोस्त ने पेंट करवाया डार्क ग्रीन, बहुत जबरदस्त कलर है। वो सोफे से मिलता। राजेश के लाल सोफे के साथ डार्क ग्रीन एकदम सड़क किनारे ढाबे जैसा लग रहा था। मैं ले आई 8,000 के कर्टन्स इटालियन, 30,000 का नया टीवी फुल HD। टीवी पर दीवार फिट नहीं बैठा, मेजरमेंट गलत था, आधा टीवी दीवार के बाहर लटक रहा था। कुल मिलाकर 60,000 रुपए से ज्यादा बेकार हो गए। लिविंग रूम ऐसा बना कि कोई बैठना नहीं चाहता था, लाल हरा नीला जैसे कोई पागल खाना हो। बस मीरा जी, अब चुप नहीं बैठूंगी, कल से कुछ करके रहूंगी। ये घर जला देंगे सब। अब देर मत करना शारदा, वरना पछताएगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह शारदा की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरा सिर चकरा रहा है, बुखार बहुत तेज है। ये तो बहुत तेज बुखार है, अस्पताल ले चलो। सब हड़बड़ा गए। अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा तुरंत इलाज चाहिए। देखिए 20,000 रुपये जमा करवाओ, फिर ही ट्रीटमेंट शुरू होगा। अब मेरी FD लॉक है, नहीं निकल सकती। मेरी वाइफ की EMI चल रही है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने सारा पैसा मेकअप और साड़ियों में लगा दिया। पिछले हफ्ते 15,000 का सेट मंगवाया था। मैंने मायके भेज दिया सब कुछ। मेरे पास बस 30,000 है। मेरी बीमारी में भी घर का कोई अपना पैसा नहीं निकला। सब पराए हो गए हो क्या तुम? शारदा ने उस दिन तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी, चाहे जो हो जाए। उस रात घर में सब सो गए, लेकिन गोविंद नहीं सोया। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, और फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, चुपके से, जैसे कोई सुन न ले। मैंने अपनी फैमिली का क्या हाल बना दिया। 4 लोग कमा रहे हैं, फिर भी इमरजेंसी में पैसा नहीं है। मैंने उन्हें कमाना तो सिखा दिया, लेकिन मिलकर रहना और मिलकर फैसला लेना नहीं सिखाया। शारदा पानी लेने उठी थी। दरवाजे के पास पहुंची तो उसके कानों में अपने पति की रुआसी आवाज पड़ी। वो रुक गई। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने सुना। उसका दिल टूट गया, पर उसी टूटन में कुछ नया जन्मा, एक संकल्प, एक ताकत। उसकी आंखों में पहली बार इतना गुस्सा और इतना दर्द था, जो आग बनकर बह रहा था। बस गोविंद, अब बहुत हुआ। कल से मैं ये घर संभालूंगी। तुम लोग अपनी मनमानी करते करते थक गए। शारदा, तुम? हाँ, मैं। अब देखती हूँ कौन मेरी एक नहीं सुनता। अगली सुबह ठीक 5 बजे शारदा ने सबके कमरे के दरवाजे खटखटा दिए। नेहा ने मुंह बनाया, प्रिया ने करवट बदली, राजेश ने कसम खाई, संजय ने तकिया ओढ़ लिया। लेकिन शारदा पीछे नहीं हटी। 10 मिनट में सब लिविंग रूम में जमा थे, बाल बिखरे, चेहरे सुस्त, लेकिन शारदा के सामने। सुनो सब, आज से ये घर बंद है। पहले घर ठीक करेंगे, तब जाओगे अपने अपने काम पर। मोबाइल नीचे रखो, मैंने कहा नीचे। मम्मी जी, मुझे अब अगले हफ्ते मेरी सिस्टर की शादी में जाना है। जाना है तो जा, लेकिन वापस मत आना। अपना कमरा खाली कर देना, तेरा सामान मैं बाहर रख दूंगी। क्या? सुना तूने? अब तू ही बता, जाना है या रहना है? नेहा चुप हो जाती है। मम्मी, इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले सकती हैं? मैंने तुझे पैदा किया है, मुझे अधिकार है तेरा घर बिगड़ने से रोकने का। कोई और सवाल? राजेश चुप था, प्रिया चुप थी, गोविंद चुप था। शारदा ने अपना पूरा प्लान रख दिया और किसी को बीच में बोलने नहीं दिया। ये रही पहली लिस्ट रेनोवेशन की। छत, वॉल पेंट, मोटर, फ्रिज, कूलर, सबका टाइमलाइन बना दिया है। अब आता है सबसे बड़ा रूल। हर महीने सबकी सैलरी का 40% कॉमन पूल में आएगा।
एक जॉइंट बैंक अकाउंट खुलेगा जिसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास होगा। मेरा मेकअप, मेरे लिए मेकअप जरूरी है। अपने अलाउंस में से कर या एक्स्ट्रा इनकम बना, वरना शादियों में जाना कम कर। तूने अकेले 15,000 का मेकअप सेट मंगवाया, वो पैसा कहाँ से आया बोल। नेहा चुप हो जाती है। मम्मी, मेरी बाइक की ईएमआई मैंने अभी ली है। बाइक बेच दे या अपने 60% में से ईएमआई निकाल। अपनी बाइक तेरी मर्जी, लेकिन कॉमन फंड से एक पैसा नहीं मिलेगा और दूसरों को तंग मत कर। माँ, मैं तो पहले से ही बहुत दे रहा हूँ घर में। तुम अपनी एफडी तोड़ कर लाओ, अभी घर की जरूरत है। और तुम्हारे 40% सिर्फ अब से नहीं, पिछले 3 महीने का भी दो, जो तुमने फोन लैपटॉप में लगा दिया। राजेश मुंह लटका लेता है। और तुम सबसे ज्यादा चुप हो, इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देनी है। घर का हिसाब रखना है तुम्हें। प्रिया पहली बार शारदा की तरफ देखती है और कहती है, हाँ मम्मी। पहले कुछ दिन सबने शारदा की बात मानने से मना कर दिया। नेहा अपने कमरे में बंद होकर रोई। संजय ने गुस्से में दरवाजा पटक दिया। राजेश ने कहा, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे कोई नहीं बता सकता। लेकिन शारदा ने एक शब्द नहीं कहा। उसने खाना बनाना बंद कर दिया, किसी से बात करना बंद कर दिया, अपने कमरे में बंद हो गई। 3 दिन तक घर में खाना नहीं बना, कोई काम नहीं हुआ। सबको भूख लगी, सबको अपनी मजबूरी दिखी। चौथे दिन सुबह सुबह नेहा ने पहले जाकर शारदा के पैर छुए। मम्मी जी, माफ कर दो, मैं आपकी सुनूंगी। फिर संजय आया सिर झुकाए, फिर राजेश आया हाथ जोड़े। आखिर में प्रिया आई, उसने शारदा को गले लगा लिया। सबने कहा, माँ तुम ही हमें सही राह दिखा सकती हो। ओहो, अब अकल आ गई। हाँ, ऐसा ही कुछ है। 3 महीने बाद उनकी कोठी पहचान से बाहर थी। छत नई हो गई, एक बूंद भी नहीं टपकती थी। दीवारों पर ताजा पेंट, वो भी हल्का गुलाबी और सफेद। उनका घर खिल उठा था। नया फ्रिज आया था, समरसेबल लग गई थी। अब पानी की कभी टेंशन नहीं थी। क्या बात है, कमाल हो गया रे। हाँ गोपाल, कमाल ही है, मेरी पत्नी का कमाल। इसके बाद तनु का एडमिशन टाइम पर हो गया। लिविंग रूम अब पहले जैसा बदसूरत नहीं था। सोफा, टीवी, कर्टन सब मैच कर रहे थे। शारदा एक सुपरवाइजर की तरह रोज काम करा रही थी, कोई भी उनकी एक टाल नहीं सकता था। गोविंद, तेरी बीवी ने तो कमाल कर दिया। हाँ, उसने मुझे भी नया जीना सिखा दिया। मीरा शारदा से मिलने आई तो शारदा ने उन्हें गले लगा लिया। मीरा जी, आपने ही मुझे आवाज उठाने की हिम्मत दी। बस अब सुखी रहो बेटा। परिवार डिनर कर रहा था। नए लिविंग रूम में सब एक साथ बैठे थे। कोई फोन नहीं देख रहा था, कोई अपनी अलग बात नहीं कर रहा था। शारदा ने सबको खाना परोसा और एक आखिरी बात कही, याद रखना, घर में बॉस इसलिए होता है ताकि तुम सब अपनी मर्जी से जिंदगी जी सको। बॉस का मतलब गुलाम नहीं, बॉस का मतलब सिस्टम होता है, एक डिसिप्लिन जो सबको सेफ रखता है। आज घर में पहली बार सुकून है। माँ, आज से हम सब आपकी सुनेंगे। हाँ माँ, हमने समझ लिया। अब शारदा खाने की वो थाली जैसी थी, जिसमें कटोरियां अलग अलग जरूर थीं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था,